वेलकम, नमस्ते। राइज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल हमने लेक्चर पे बात की थी स्पोर्ट्स एंड योगा के बारे में, ठीक है। हमें पता है स्पोर्ट्स एंड योगा, खेल एवं योग 20 नंबर का सब्जेक्ट है, ओके। तो कल हमने क्या क्या बात की थी, एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं। हमने पहले बात की थी सिलेबस की, उसके बाद में हमने बात की थी PYQs। देखिए PYQs कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेंड का एनालिसिस किया, ट्रेंड के बारे में देखा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर हमने देखी कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारे क्या सोर्सेज होंगे, ठीक है। उसी में मैंने बताया आपको कि जो RSSC की वेबसाइट है उससे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, साई की वेबसाइट है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब आज हम जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करेंगे अपना जो मेजर टॉपिक है स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया एंड राजस्थान स्टेट। देखो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया एंड राजस्थान स्टेट, लेकिन इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे आप अच्छे से अवेयर होंगे, ठीक है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं राजस्थान व भारत की खेल नीतियाँ। देखो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ या फिर भारत में जो खेलों का विकास है वो कैसे हुआ उसको समझे। हमें पता है आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा। अंग्रेज़ों ने खास करके कई सारे, जैसे आर्म्स एक्ट आया था एक, जिसमें जो भारतीय परंपरागत खेलों में मुख्य रूप से लाठी का उपयोग होता था उसको प्रतिबंधित कर दिया, और खेलों का जो विकास था उसको अवरोध करने का, उसको अवरुद्ध करने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की। ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद में कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से भारत में खेलों का विकास जो है 20वीं शताब्दी के जो दूसरा दशक है या तीसरा दशक है उससे शुरू हुआ। अब वो विकास कैसे हुआ और उस विकास की कड़ी में खास करके शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस रही। आज भी हमें पता है कि 12th उसके बाद में ग्रेजुएशन तक भी फिर BPEd होता है, MPEd होता है। मतलब स्पोर्ट्स में आप अगर एकेडमिक्स करना चाहते हो तो ये पूरी जर्नी में हमें जो है स्पोर्ट्स को एजुकेशन जो करिकुलम है उसके साथ में पढ़ने का मौका मिलता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एक ये हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। भारत में खेल संस्कृति का विकास, मतलब भारत में स्पोर्ट्स जो कल्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम देखते हैं। भारत की खेल नीतियाँ जो है वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी देर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से खेल पॉलिसीज़ जो है इनका निर्माण हुआ, इनसे निर्माण से पहले कौन सी संस्थाएँ रही, किसका योगदान रहा। और जैसे हमें हो सकता है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि भारत में खेल नीतियों के विकास क्रम को समझाइए, या फिर विकास खेल नीति, प्रथम खेल नीति से पहले की क्या घटनाएं रहीं क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज हम देखने वाले पृष्ठभूमि, अर्थात भारत में जो खेल संस्कृति उसके विकास की पृष्ठभूमि क्या रही है। शिक्षा नीति, ये पहला पॉइंट है जिसमें हम देखें कि शिक्षा नीति पर भारत सरकार का प्रस्ताव, ये भारत सरकार का शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव में बताया गया कि प्रत्येक स्कूल अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मनोरंजन, 2 पॉइंट है, कौन से, स्वास्थ्य और मनोरंजन, उसको सुनिश्चित करें, और केवल ऐसे स्कूल ही मान्यता प्राप्त स्कूलों के रूप में रैंक करने के पात्र हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टेज में, मतलब शुरुआत में ही जो है ये टॉपिक हम इस तरह देख रहे हैं कि एजुकेशन करिकुलम जो है, एजुकेशन प्लस स्पोर्ट्स, उसको कंबाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से हम इसकी बात कर रहे हैं कि शुरुआत में ही भारतीय सरकार की जो शिक्षा नीति थी उसका प्रस्ताव आया था। उसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य और मनोरंजन को सुनिश्चित करने वाले स्कूल जो है उनको तवज्जो दे, और जो स्कूल हैं वो भी इन 2 पॉइंट्स पे काम करने की कोशिश करें। उसके बाद में बॉम्बे सरकार की समिति 1937, जो आज़ादी से पहले की कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें चल रही है, मतलब सैद्धांतिक रूप से सरकार ने क्या प्रयास किया। 1937 में बॉम्बे सरकार की समिति ने परिकल्पना की कि शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन एंड बौद्धिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन जो है एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मतलब पूरक है अर्थात एक दूसरे से मिले हुए हैं। आदमी का जब बौद्धिक विकास होता है तभी शारीरिक विकास हो सकता है, और जब शारीरिक विकास होता है तभी उसका बौद्धिक विकास हो सकता है। तो ये जो 1937 में बॉम्बे सरकार की समिति आई, उसने बात की कि शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं,
और इसे हम इस तरीके से एकीकृत किया जाना चाहिए हमारे द्वारा कि एक जैविक संपूर्ण का निर्माण हो। जैविक संपूर्ण से मतलब है बायोलॉजिकल जो एग्जिस्टेंस है या फिर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है पूरा, वो किसी भी बच्चे का अगर हो तो वो शिक्षा से इस तरीके से हो सकता है कि हम शिक्षा में खास करके शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा इन दोनों को एक माने तो उनका डेवलपमेंट हो सके। देखो सामान्य शब्दों में हम देख रहे हैं कि भारत में किस तरीके से खेलों का विकास हुआ, उसमें सबसे पहले जो खेल कल्चर है उसकी शुरुआत कैसे हुई। उस कड़ी में सबसे पहले भारत सरकार के प्रस्ताव आया। ये प्रस्ताव कहता है कि स्कूलों को जो स्कूल हैं वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मनोरंजन इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान दें, और जो स्कूलें इन पे बिंदुओं पर ध्यान दे रही है उन्हें ही स्कूल की रैंक दी जानी चाहिए। ये इनका प्रस्ताव था। उसके बाद में दूसरा प्रस्ताव जो है वो ये कहता है, वो है 1937 के बॉम्बे सरकार की समिति, उसने परिकल्पना की कि शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा ये दोनों ही अपने आप में एक है, और किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, जहाँ सर्वांगीण विकास से संबंधित वर्ड यूज़ किया गया उस वर्ड का नाम था जैविक संपूर्ण, उसका निर्माण यही कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट। उसके बाद में राधाकृष्ण आयोग, ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें खुद को भी पता है कि 1948 और 49 में इसने ये जो राधाकृष्ण आयोग आया इसने शारीरिक शिक्षा और खेल के एक मजबूत कार्यक्रम की सिफारिश की। मतलब ये आयोग था, इस आयोग ने सिफारिश की कि भारत में शारीरिक शिक्षा और खेलों के लिए एक मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद में मुदालियर आयोग, ठीक है, जो मुदालियर आयोग था वो तो हमें पता ही होना चाहिए कि इनके द्वारा ही जो अपने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो, या फिर यूँ कहें कि उनके अध्यक्ष ही रहे थे। उसके अलावा जो ये बोर्ड है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनकी स्थापना इस समिति की या फिर इस आयोग की सिफारिश पे हुई। इन्होंने सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, उसके अलावा समूह खेल और व्यक्तिगत शारीरिक अभ्यास दिए जाने चाहिए। ये इनका मानना था कि मुदालियर आयोग जो 1952-53 में आया, इसने कहा कि सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, समूह खेल और व्यक्तिगत शारीरिक अभ्यास, ये 4 चीज़ें दी जानी चाहिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें चल रही थी 1952-53। उसके बाद में कुछ समितियाँ आती हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें सरकार ने कुछ समितियों की स्थापना की। उन समितियों ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी रिकमेंडेशन की, और इन्हीं समितियों की सिफारिशों को जो आगे 1984 की खेल नीतियाँ थी उसमें भी शामिल किया गया। इनकी बात भी हम करेंगे। ओके, यहाँ तक की बात है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है और वो है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है, इसकी शुरुआत तो हमें पता है कि शुरू में 1982 में खेल विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई, और नई दिल्ली में जो 9वें एशियन गेम्स हुए उनके आयोजन के टाइम जो है इसका नाम क्या किया गया, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के उत्सव के दौरान इसका नाम युवा मामलों एवं खेल विभाग में बदल दिया गया था। तो ये मुख्य रूप से जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसके बारे में बताया गया कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री 1982 में खेल विभाग के रूप में स्थापित की गई। फिर हम दिल्ली में जो 9वें एशियन गेम्स हुए, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985, उसमें इसका नाम बदल करके युवा मामले एवं खेल विभाग के रूप में कर दिया गया। तो यहाँ तक की बात थी। यहाँ हम आपको मैं समझाऊँ तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भारत में खेल संस्कृति का विकास इस तरीके से हुआ। ठीक है, भारत में खेल संस्कृति का विकास ये हम पढ़ रहे हैं। हमने इसमें सबसे पहले देखा तो भारत सरकार का या फिर भारत सरकार की खेल नीति, इसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। उसके बाद में बॉम्बे समिति आती है, बॉम्बे समिति। उसके बाद में हमने देखा राधाकृष्ण आयोग, राधाकृष्ण आयोग ने क्या रिकमेंडेशन की। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो है हम देख रहे हैं और वो है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग, ये 4 पॉइंट हमने इसमें अभी तक देखे। ओके,
उसके बाद में किस तरीके से खेल विकास और इन जो खेल मंत्रालय हैं, युवा मामले में खेल मंत्रालय, उसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें थी। अभी एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ निकल के आता है कि खेल विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका। देखो, पंचवर्षीय योजना की हेडिंग बनाने से मेरा सीधा मतलब ये था कि हमें ये पता हो कि जो पंचवर्षीय योजना हमारी चल रही थी उसके दौरान खेलों का किस तरीके से विकास हुआ। अब क्वेश्चन हो सकता है हमें इस तरीके से सीधा पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि खेलों का विकास जो है उसके बारे में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत में खेलों का विकास किस तरीके से हुआ, तो हम उसमें ये मेंशन कर सकें कि इस वर्ष में इस तरीके से विकास हुआ। साथ में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में ये हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये था, ऐसे करते हुए 12 जो पंचवर्षीय योजना थी उनमें इम्पोर्टेंट कोई जो लैंडमार्क मूवमेंट या फिर लैंडमार्क एक्टिविटी हुई खेलों के विकास को लेके, तो वो हम इस टॉपिक के साथ कवर कर सकते हैं। तो खेल विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें देखो, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें खेलों को लेकर इतना कुछ पॉइंट था नहीं, बट जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो उसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें ग्वालियर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIP, ओके। उसके बाद पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS, इसकी स्थापना की गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान और पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई। उसी तरीके से तीसरी, चौथी और पंचवर्षीय योजनाओं, इन योजनाओं के दौरान क्या हुआ क्या नहीं वो देखते हैं हम। तो राष्ट्रीय कोचिंग योजना और ग्रामीण खेल कार्यक्रम ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए, ओके। उसके बाद में चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विस्तारित किए गए थे, और इन कार्यक्रमों को पांचवी और जो चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको स्थानांतरित या फिर बढ़ावा दिया गया। तो देखिए, सीधे शब्दों में हम या तो ये देख सकते हैं कि खेल विकास है ना, खेल विकास। अब खेल विकास किसके दौरान, जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर, भारत के 5 ईयर प्लान थे, उसके दौरान पंचवर्षीय योजनाओं कैसे विकास हुआ। और वो कैसे हुआ, हमने देखा जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या हुआ, 2 इंस्टीट्यूटों का निर्माण हुआ, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE, ओके, LNIPE, ओके। और दूसरा पटियाला में जो बना राष्ट्रीय खेल संस्थान नेशनल NIS, राष्ट्रीय खेल संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये इनकी दो की शुरुआत हुई सेकंड पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखा हमने कि तीसरी, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ जो हमने देखा कि हम दो योजनाओं को शुरुआत की गई। एक तो नेशनल कोचिंग स्कीम NCS पहला, ठीक है, और दूसरा हमारा था ग्रामीण खेल कार्यक्रम, रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम RSP। ये इन चीज़ों की कुछ शुरुआत की गई खेल विकास को लेके भारत में, ठीक है। ये हम देख रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम देख सकें कि जैसे 1952-53 के बाद से जो हमारी खास करके पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई और जो खत्म हुई, उसके दौरान भारत में उसके पैरेलल स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ओके। उसके बाद में फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या हुआ, प्रतिभा स्पोर्टिंग है ना, प्रतिभा स्पोर्टिंग और पोषण, इन पे ध्यान दिया गया। यहाँ पे प्रतिभा स्पोर्टिंग से मतलब है कि जो भी प्रतिभाएं हैं जो उनको स्पोर्ट करना, मतलब जो टैलेंट्स हैं, तो टैलेंट्स जो है भारत में खास करके स्पोर्ट्स टैलेंट्स कौन से, स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स टैलेंट्स हैं इंडिया में उनको क्या करना, उनकी खोज या फिर उनको ढूंढना। उसके बाद में पोषण मतलब न्यूट्रिशन। आपको सेपरेट इनके नोट्स जो हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे PDF फॉर्म में, तो उसको लेकर आप टेंशन ना लीजिएगा। स्पोर्ट्स टैलेंट एंड न्यूट्रिशन, ये इन पे जोर दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई शक है तो आप कोई भी आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं, सीधी है। हम वापस एक बार जो पूरा लेक्चर उसको एक साथ जो है रिवाइज कर देंगे ताकि हम अच्छे से उसको मगअप कर पाएँ। तो यहाँ पर हम बात करें कि भारत में GDP जो पंचवर्षीय योजनाओं के जो है उसके पैरेलल में अपने स्पोर्ट्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। अभी 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें क्या हुआ था, खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान दिया गया। तो जो स्पोर्ट्स फंडामेंटल या फिर जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसके ऊपर इसमें ध्यान दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया। ओके, उसके बाद में फिर आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना एक विशेष क्षेत्र के खेल दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण खेलों का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का जोर था। या योजना पर जो जोर दिया गया वो था ग्रामीण खेलों का विकास। तो रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट 8वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। अभी चौथा पॉइंट हमने कौन सी देखी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या देखा? टैलेंट जो है उसको सपोर्ट करना और न्यूट्रिशन। तो 7th में एक तो टैलेंट स्पोर्टिंग और दूसरा टैलेंट स्पोर्टिंग और दूसरा न्यूट्रिशन, ये पॉइंट। उसके बाद में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना रही, जो 5वां पॉइंट है वो आएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस पे क्या ध्यान दिया गया इसमें? ये जो हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना थी 6th, उसमें टैलेंट स्पोर्टिंग और न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया गया। और जो 7th 5 ईयर प्लान था उसमें क्या किया जाएगा? स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे ध्यान दिया गया। ठीक है, उसके बाद में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने ध्यान दिया ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ग्रामीण रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में, रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, यहाँ तक की बात है। अभी जो लास्ट 2 पॉइंट बच रहे हैं बस, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो जो मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उस पर ध्यान दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और उसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें खेल के व्यापक आधार और खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो खेल के व्यापक आधार मतलब जो ब्रॉडिफिकेशन है, ब्रॉड बेस जिसे बोलते हैं, ब्रॉड बेस ऑफ स्पोर्ट्स, ब्रॉड बेस ऑफ स्पोर्ट्स, ब्रॉड बेस ऑफ स्पोर्ट्स और एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ओके, एक्सीलेंसी इन स्पोर्ट्स। ये 2 पॉइंट इसमें देखे गए। तो यहाँ पे हम जो हमने एक छाननी बनाई उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है हमारा जो 9th स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो 9th स्पोर्ट्स पॉलिसी वो किस पर ध्यान देती है? आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे पर। तो मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रा। ओके, उसके बाद में 8th और लास्ट पॉइंट है जो 10th स्पोर्ट्स पॉलिसी है, 10th फाइनेंस 5 ईयर लॉ है, 5 ईयर पॉलिसीज़ हैं, वो किस पे ध्यान देगी? उनका ध्यान है खेल के ब्रॉड बेस ऑफ स्पोर्ट्स या ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स, ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सीलेंसी। इसके 2 पॉइंट है, ब्रॉडिफिकेशन, ओके, और ब्रॉडिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सीलेंसी इन स्पोर्ट्स।
ओके, तो ये इतनी सी बात थी खेलों का भारत में किस तरीके से विकास हुआ। उसमें 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2 इंस्टीट्यूट्स की शुरुआत की गई, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, इन 2 की स्थापना की गई। उसके बाद में तीसरी, चौथी और 5वीं स्पोर्ट्स जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनमें NCS और RSP, NCS की फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देखी थी, वो थी राष्ट्रीय नेशनल कोचिंग स्कीम और रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इन दोनों की शुरुआत की गई। उसके बाद में 6th 5 ईयर प्लान जो आता है उसमें टैलेंट, स्पोर्टिंग और न्यूट्रिशन, इन 2 पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया। उसके बाद में 7वीं जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आती है उसमें देखिए हमने बात कर ली सेकंड की, 3rd और 4th और 5th पॉइंट में 7th स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई। उसके बाद में 8th स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसमें रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो पॉइंट है उस पर ध्यान देने की कोशिश की गई। उसके बाद में जो 7th स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी उसमें जो 9th स्पोर्ट्स पॉलिसी उसमें मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया। और जो लास्ट जो स्पोर्ट्स को लेकर स्पोर्ट डेवलपमेंट में मेजर 5 ईयर प्लान्स रहे हैं उनमें से एक जो 10th 5 ईयर प्लान्स है उनमें जो उनका 2 मेजर पॉइंट थे वो थे ब्रॉडिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत में विकास हुआ खेलों का पंचवर्षीय योजनाओं के समकक्ष। ये पॉइंट हमने देखे। अभी उसके बाद में अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, भारत की खेल नीतियाँ, स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ इंडिया। देखिए स्पोर्ट्स पॉलिसीज इंडिया हमारे सिलेबस में है, इसमें से क्वेश्चन कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं। राजस्थान और इंडिया दोनों की स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ का हमें अध्ययन करना है। इस कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ जो हैं उनका जो एक मेजर या फिर जिसे बोलते हैं मोटा मोटा प्रारूप है हम उसको देखने की कोशिश करें। उसके बाद में अगर इनमें कुछ ऐसी टर्म्स देखने को मिलती है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने कल वाले लेक्चर में PYQs में देखा था कि वैज्ञानिक पूर्तिकर, ठीक है, वैज्ञानिक पूर्तिकर साइंटिफिक बैकअप, उसका क्वेश्चन आया। तो ये जो क्वेश्चन था वो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का एक मेजर पॉइंट था। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 जो है उसका एक मेजर पॉइंट था, तो इसलिए यहाँ से पूछा गया। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ पॉइंट्स को भी कवर करें। अब ये जो लेक्चर है इसमें जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं इसमें मैंने आपको स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इमेज लगाई है और इसमें जो 5 पॉइंट्स दिए हैं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसी कड़ी में। देखिए हमें पता है एक पॉलिसी क्या होती है। कुछ वर्ड्स की बात हम करें, सबसे पहला ही मान लीजिए पॉलिसी मतलब नीति। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी मतलब नीति। अभी हमें पता है हाल ही में 2022, 23 और 24 इन 3 सालों में, खास करके 22 और 23 में राजस्थान सरकार ने बहुत सी पॉलिसीज़ जारी की। हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, उसके अलावा पर्यटन टूरिज़्म पॉलिसी, इको टूरिज़्म पॉलिसी, उसके अलावा रूरल टूरिज़्म पॉलिसी आदि। तो पॉलिसीज़ काफ़ी जारी की गई। तो हमें बेसिकली इससे अवेयर होना चाहिए कि पॉलिसी क्या होती है। पॉलिसी से तात्पर्य किसी भी फील्ड को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उत्पन्न करने के लिए, रोजगारों का विकास करने के लिए, उसको वित्तीय सहायता देने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए, या फिर उसमें जो भी उसका अवसंरचना है उसका विकास करने के लिए जो रूल्स या जो दिशा निर्देश बनाए जाते हैं, जो गाइडेंस दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, तो किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स जैसे क्या क्या हो सकता है बताओ। पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष को लेके अवेयरनेस मतलब जागरूकता को बढ़ावा देना। दूसरा उसको फाइनेंस देना। तीसरा उसके बाद में उसको एक्सपेंड करना, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अवेयरनेस, फाइनेंस, एक्सपेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, उसके अलावा डेवलपमेंट,
ये कुछ 5 मेजर पॉइंट है जो किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में दिए जाते हैं। अभी इसको मैं सीधे एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए टूरिज्म है, मतलब पर्यटन, सरकार ने पर्यटन के लिए पॉलिसी लाई, तो हम क्या माने, सरकार कहती है कि इतने साल में पर्यटन में हम इतने रोजगार उत्पन्न करेंगे, इतना निवेश करेंगे रोज, और पर्यटन के जो केंद्र है उन पे उनका इस तरीके से विकास करेंगे, उसके अलावा इतने रोजगार इसमें सर्जित किए जाएंगे और जीडीपी का इतना योगदान इसमें दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से सरकार कोशिश करती है कि कुछ पॉइंट्स जो है इसमें कवर किए जाएँ। जैसे अवेयरनेस, मतलब जागरूकता, उस क्षेत्र को लेकर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है पॉलिसी के माध्यम से। और फाइनेंस मतलब वित्तीय सहायता देना, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना उसका, ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा, और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो ये सरकार के कुछ प्रयास होते हैं। अभी सेम यही पॉइंट्स जो हैं एक स्पोर्ट्स पॉलिसी में आते हैं, ठीक है। बस स्पोर्ट्स पॉलिसी पर्टिकुलर हो जाती है। जैसे टूरिज्म पॉलिसी आएगी तो वो भी पर्टिकुलर अपने आप में। उसी तरह स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है या खेल नीति ये भी अपने आप में इसी संदर्भ में कंपलसरी हो जाती है। इसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वही कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। देखो आपको लग रहा होगा कि हमें पता है या फिर ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर मैं करवा रहा हूँ तो आप विश्वास रखिए। आपने अगर हम पे विश्वास रखा है तो वो आप को हम उसमें बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। इससे सीधा मतलब है एक कॉन्सेप्ट बनाना कि कोई भी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते थे, तो उसी के संदर्भ में जो इंडिया की 4 पॉलिसीज़ है और उसके अलावा राजस्थान की पॉलिसीज़ है, उनके ये तो पॉइंट्स ऐसे हैं जो पॉलिसी में आप पुट कर सकते हैं। अगर 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स या लक्ष्य कुछ भी, तो वहाँ पे आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो सेम जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में होगा वही कहाँ होगा, जो इस पॉलिसी में होगा वैसे पॉइंट्स ही होंगे। कैसे कि सरकार चाहेगी, जैसे हम इसी से पॉइंट से सीखे, अवेयरनेस। तो हर स्पोर्ट्स पॉलिसी का ये सबसे बड़ा टारगेट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस का विकास करें, ठीक है। दूसरा फाइनेंस, हमें पता है स्पोर्ट्स में बजट या फिर फाइनेंस जो भी है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सरकार कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स में पॉलिसीज़ के माध्यम से बजट को एक्सपेंड किया जाए। उसके अलावा एक्सपेंशन मतलब विस्तार से तात्पर्य है खेलों, किसी भी ग्रुप में या गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को पार्टिसिपेट करना। उसके बाद में डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किसका, तो खेलों का डेवलपमेंट, इक्विपमेंट्स का डेवलपमेंट, उसके अलावा न्यूट्रिशन, ठीक है। 5वें पे न्यूट्रिशन और 6ठे पे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य है स्टेडियम, ओके। उसके अलावा कोचेज, उसके अलावा मोटिवेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं मेजर किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के। ये हमें पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि हम आगे अपने आंसर में इनको कोट कर सकें। जागरूकता, वित्त, विस्तार, विकास, पोषक तत्व और बुनियादी ढांचा, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के। तो ये हमने बात की पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी में क्या पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। एग्जाम्पल था ये, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसके बाद में स्पोर्ट्स पॉलिसी के हमने देखे। अभी पॉइंट आता है इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसीज़, भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी। अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये फिर 5 पॉइंट मैंने दिए हैं जो हर स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप इनको भी आराम से कोट कर सकते हैं। पहला इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हाई परफॉर्मेंस कोचेज, मतलब उच्च दक्षता या फिर उच्च दक्षता वाले प्रशिक्षक। तो किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी का सबसे बड़ा एम होता है कि हमें अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए ऐसे कोच वगैरह का जो शामिल करें टीम में, जो उनको मोटिवेट करे, उनको मोटिवेट भी करे, साथ के साथ में उनमें टेक्निक्स हो जीतने की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो स्पोर्ट्स का आयोजन करवाए, खिलाड़ियों को मोटिवेट रखें हमेशा। साथ ही उनको सभी प्रकार की सेवाएँ दें, खिलाड़ियों को उनके मानसिक जो तनाव है उसको कम करने का प्रयास करें, उन्हें एक संवेदना की भावना दिलाए, उसका समय समय पर उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो खुद कोच जो है वो किसी स्पोर्ट्स से संबंधित हो और अपने उस स्पोर्ट्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा अचीव किया हो। तो ये किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी की एक मुख्य विशेषता होती है। तो हम इसे कोट कर सकते हैं। नंबर 1 हाई परफॉर्मेंस कोचेज। दूसरा स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट,
आज के समय में हमें पता है कि खेल में जो विज्ञान के तत्व है, विज्ञान के तत्व से तात्पर्य है फिक्स स्टैंडर्ड अपनाना, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, जो इक्विपमेंट्स हैं उन पे ध्यान देना, स्टेडियम वगैरह में मानक जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके हिसाब से काम करना, फिजियोथेरेपी खिलाड़ियों की, उसके अलावा उनको स्ट्रेस से निकालना, साइंस के अन्य घटक जैसे जो खिलाड़ियों के लिए हम देखते हैं कि उनके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, और ख़ास करके जब वो फर्स्ट एड और रिहेबिलिटेशन जो हमारे सिलेबस में भी है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खेल और विज्ञान से संबंधित है। तो खेल में विज्ञान को शामिल करना, या यूँ कहिए जैसे हमने अभी पहले बात की खेलों को शिक्षा के साथ शामिल करना, उसी प्रकार जो है उसी प्रकार खेलों में विज्ञान को शामिल करना, और खेल और विज्ञान इन दोनों को शामिल करने की बात इसमें की जाती है किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में। उससे क्या होगा, उससे होगा हाई क्वालिटी इक्विपमेंट। कैसे? उच्च दक्षता के उपकरण। देखो भारत में स्पोर्ट्स की जो पीछे रहने के कारणों में कहीं ना कहीं हम आगे देखेंगे कि भारत में जो है एक स्विमिंग जो स्पोर्ट्स है उसका ही मैं उदाहरण ले देता हूँ आपके सामने। तो भारत में जो स्पोर्ट्स में खास करके स्विमिंग को लेकर पिछड़ा बना, उसके कई सारे कारण देखे जाते हैं। उनमें इम्पोर्टेंट है कि भारत में ऑल वेदर की जो स्टेडियम्स हैं वो नहीं है, मतलब आप ऑल वेदर में उनमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओपन डोर है, इंडोर स्टेडियम्स कम है, कोच की कमी है, पानी वगैरह की दिक्कत होती है, इक्विपमेंट्स में भी दिक्कत है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो क्वालिफाई हम नहीं करते। तो इस वजह से स्पोर्ट्स पॉलिसी कोई सी भी होगी वो हाई क्वालिटी इक्विपमेंट की कोशिश करेगी कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो उच्च दक्षता के इक्विपमेंट्स उपकरणों का प्रयोग करें। उसके बाद न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें पता है न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व। खेलों में पोषक तत्व या फिर पोषण उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। खिलाड़ी जो है हाई परफॉर्मेंस वाले गेम्स करते हैं, उसमें कैलोरीज अधिक बर्न होती है, उन्हें रिकवरी के लिए प्रोटीन और अन्य जो डाइटिशियन जो चीज़ें बताता है उनकी ज़रूरत होती है। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी हमेशा कोशिश करती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए पोषक तत्व या फिर पोषण जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें हम। तो इसलिए कोई भी स्पोर्ट्स पॉलिसी ये भी चाहेगी। उसके बाद में यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट। यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट से मतलब है सार्वभौमिक दक्षता मूल्यांकन, अर्थात खिलाड़ियों को जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करने के लिए, उसको मूल्यांकित करने के लिए समान रूल होने चाहिए, सभी के लिए समान नियम होने चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, महिला या फिर पुरुष एथलीट में या किसी अन्य स्पोर्ट्स में, मतलब स्पोर्ट्स वाइज कैटेगरी वाइज स्पोर्ट्स के मिनिमम जो परफॉर्मेंस के असेसमेंट के टूल्स है वो तो क्वालिफाई होने ही चाहिए। इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स है किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ इनको, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टू द पॉइंट इंग्लिश मीडियम में अगर हमें आंसर राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, तो टू द पॉइंट अगर इन पॉइंट्स को भी लिखते हैं हम तो हमारा आंसर काफ़ी सुटेबल होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं। पहली हाई परफॉर्मेंस कोचेज़, दूसरी स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट, तीसरा हाई क्वालिटी इक्विपमेंट, चौथा न्यूट्रिशन ऑन नीड बेसिस, और 5वां यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये हम देख रहे हैं भारत की खेल नीतियाँ। उससे पहले हमें थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट बनाया है कि एक पॉलिसी क्या होती है, देख लिया। स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या होती है ये भी देख लिया। दोनों में क्या नीड्स होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है वो देखा हमने। उसके बाद में एक पॉइंट देखा हमने कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में कुछ पॉइंट्स जो है, ये 5 पॉइंट्स स्पोर्ट्स पॉलिसी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स पॉलिसी की जर्नी क्या रही और स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ कौन सी। उससे पहले एक छोटा सा नोट, की एक्टर्स मैप। या की एक्टर्स मैप से मतलब है कि वो व्यक्ति जो मुख्य होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी को लागू करने में, ठीक है। हमें पता है कि शासन जो है वो शासक जिसे हम कहते हैं कि जो शासक है वो शासन और शासन दोनों एक दूसरे से मतलब एक दोनों सेम चीज़ है, लेकिन जब तक उनके नीचे प्रजा नहीं होती, मतलब ऐसे लोग नहीं होते जिन पे वो शासन कर सके, तब तक वो शासन जो है वो मान्य या लागू नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई भी स्पोर्ट्स पॉलिसी सरकार ला रही है तो उसमें कौन कौन से हितधारक होंगे, कौन कौन से लाभार्थी होंगे, कौन कौन उससे प्रभावित होंगे, ये सारी कड़ियाँ हमें जानना ज़रूरी है। इसका मेजर पॉइंट अगर हम क्वेश्चन में 5 मार्क्स में हमें कोई क्वेश्चन मिलता है स्पोर्ट्स एंड पॉलिसीज़ में, तो हम वहाँ पे कुछ भी पॉइंट अगर लैक कर रहे हैं तो इनमें से जो भी पॉइंट हमें याद आए हम अपने आंसर में पुट कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी का उद्देश्य एक ही है। कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसे 2001 और 1992 और 2007 इनके मेजर पॉइंट्स में कुछ इनका जो मेन थीम है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो अलग है, तो उसकी बात हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स में की एक्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक पार्टियाँ, बिल्कुल सही बात है। जिस राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल का रुझान जिस तरीके से होगा,
नीतिक जो दल है उसका झुकाव जिस तरफ होगा वह उसी प्रकार की नीतियाँ लाएगा। अगर किसी का स्पोर्ट्स में जो काफ़ी रुचि है तो ऑब्वियसली वो खेल नीतियाँ लाएगा, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये मतलब प्रशासन सीधा। तो प्रशासन इसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सरकार ने नीति तो फिर भी ला दी, लेकिन जब तक आपके पास में ऐसा प्रशासन नहीं है जो उसको लागू करे, उनका फीडबैक टाइम टाइम पे दे, उनका प्रसार करें स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ वगैरह का, तब तक ये सफल होना मुश्किल है। इसलिए पहले होता है पॉलिटिकल पार्टीज़, पहला की एक्टर मैप में, दूसरा है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और उसके बाद में तीसरा है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इनका क्या महत्व है, ये तीसरे नंबर पे आते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक साई, RSSC, उसके अलावा ओलंपिक संघ हुआ, उसके अलावा बैडमिंटन समिति हुई, बॉक्सिंग समिति, ये सारी चीज़ें, इनका भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये अपने अपने हिसाब से फीडबैक देते हैं। इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ बजट बनाते हैं, तो बजट में सभी विभाग अपने अपने खर्चे बताते हैं, अपनी अपनी इनकम का सोर्स बताते हैं, और अनुमानित व्यय के साथ में वो हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमें आप इस साल का व्यय दो, बजट अलोकेट करो। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हमारे इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आप इस तरह से प्रयास कर सकते हैं और ये इस तरीके से प्रॉफिट होंगे। तो उसी तरह ये पॉइंट है तीसरा कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल और इंटरनेशनल, ये भी कहीं ना कहीं जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी में की एक्टर्स होते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो पर्टिकुलर सरकार का ही एक अंग है ये स्पोर्ट्स मंत्रालय। इसमें जो इसका राज्य मंत्री होगा या फिर जो मंत्री होगा उसके सचिव होंगे, उनका खेलों को लेकर क्या योगदान है। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जब हम खेल विभाग से संबंधित हायरार्की में जाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा इसमें इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो इस तरीके से कि कोई भी खिलाड़ी जो है उसके लिए या फिर खेल नीति के लिए स्पोर्ट्स जो है उसका क्या योगदान रहता है। उसके बाद में ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। हमें पता है कि कोई भी ये पेड़ इसलिए खड़ा है क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत है, ठीक है। ये पेड़ इसलिए खड़ा है क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं और इन्हीं जड़ों की वजह से इसको खाना मिलता है। उसके अलावा सारे जो पोषण संबंधित आवश्यकताएं हैं और जो भी हैं इसको यहीं से मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ है ग्रास रूट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे बड़ी कड़ी होती है इसमें किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी को लागू करने और इम्प्लीमेंट करने। उसके अलावा अदर मिनिस्ट्रीज़ जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, ये मिनिस्ट्रीज़ भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। उसके बाद में मीडिया, सातवां पॉइंट। उसके बाद में कॉरपोरेट निजी क्षेत्र, हम देखेंगे 2001 और 2007 की जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ थी उसमें जो कॉरपोरेट क्षेत्र था उसको स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल करने का प्रयास किया गया। उसके बाद में सिविक बॉडीज़ जो है उनका भी इसमें योगदान है। तो इस तरीके से 9 मेजर एक्टर्स है किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी को लागू करने और उसको प्रभावी बनाने के लिए। अभी जो कॉरपोरेट हैं उनको लेकर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी ओलंपिक चल रहे हैं, ओलंपिक में आपने टी-शर्ट देखी होगी, ओलंपिक जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके यहाँ पे आपको एक JSW लिखा मिलेगा, जिंदल स्टील वर्क्स है उसका है, और JSW कॉरपोरेट क्षेत्र जो स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को फाइनेंस देता है, उनके अलावा उनको इक्विपमेंट या फिर न्यूट्रिशन वगैरह जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करता है। तो कॉरपोरेट क्षेत्र एक तरह से स्पोर्ट्स में आया है। तो इसीलिए ये जो हमने अभी देखा जो कॉरपोरेट क्षेत्र है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल इसमें हो जाता है। तो ये सब बातें थी। उसके बाद में जो हमारा खेल नीतियों की यात्रा वो शुरू होगी। हमने अभी तक बात की एक पॉलिसी क्या है, उसके बाद हमने बात की कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है, उसके बाद में हमने बात की एक्टर्स मतलब किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी को लागू करने में कौन कौन शामिल है, और चौथा हमने बात की की पॉइंट्स किसी भी स्पोर्ट्स पॉलिसी के की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमने बात की। अभी हम बात करेंगे भारत की खेल नीतियों का विकास, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जर्नी ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पॉलिसीज, खेल नीतियों की विकास यात्रा। अब इसको हम थोड़ा स्पीड अप करते हैं, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, पहला है, हमें पता है इंडिया को आज़ादी मिली 1947। 1951 भारत में पहले एशियाड गेम्स हुए।
एशियाड गेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें सिलेबस में दिया है कि भारत का क्या 4 स्पोर्ट्स है, बताइए 4 खेलों में भारत के खिलाड़ियों की भूमिका। उसमें सबसे पहले तो ओलंपिक, दूसरा पैरा ओलंपिक, तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स और चौथा एशियाड। तो यहाँ से एशियाड कब शुरू हुआ, भारत ने इसमें पहले एशिया गेम्स में भारत की क्या रैंक रही, कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीती, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फिर से 1982 में क्या होता है, एशियाड गेम्स होते हैं फिर से इंडिया में। उसके बाद में MIYS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसकी स्थापना होती है 1982 में, ठीक है। यहाँ तक की बात हमने की। उसके बाद में 1984, तो हमारे सिलेबस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है 1984 की। इस टाइम हमें फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी प्राप्त होती है, साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों ही हमारे सिलेबस में, ये दोनों हमें प्राप्त होती है 1984 में। उसके 17 साल बाद में 2001 में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी अपडेटेड, ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी को अपडेट किया गया। उसके अलावा इसके 2 पॉइंट्स थे, जो तो मैं बता रहा था कि कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसी उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमें याद रखना है। बाकी जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने देखे हैं ऊपर। ये इसके थे 2, कौन से, एक तो मास पार्टिसिपेशन और एलाइट स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, मास पार्टिसिपेशन एंड एलाइट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, ये इसके 2 पॉइंट्स थे। अभी इससे पहले हमने 1992 की स्पोर्ट्स पॉलिसी भी देखनी है जो इसमें है नहीं, तो ये पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये दूसरी और ये तीसरी स्पोर्ट्स पॉलिसी आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हम देखेंगे 2007 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, चौथा पॉइंट हमारा होने वाला है, ओके। तो ये 4 स्पोर्ट्स पॉलिसीज़, जहाँ ये कहाँ थी, पहली आई थी 1984 में, दूसरी 1992 में, तीसरी 2001 में और चौथी 2007 में। उसके बाद में 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, मतलब एक संहिता का निर्माण किया गया कि भारत में खेलों का विकास किस तरीके से हो। ये सारी चीज़ें देखने के लिए 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड की स्थापना हुई। इसके कुछ पॉइंट्स क्या थे, एक्टिव लाइफ स्टाइल, यूथ डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन सारी चीज़ों को इस कोड में देखा गया। उसके बाद 2014 इसमें नेशनल यूथ पॉलिसी उसकी वो लाई गई। उसके बाद टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये 2014 में लाई गई। उसके बाद में 2007 में 2017 में हमें देखा खेलो इंडिया गेम्स, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन और साथ में ही 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया। खेलो इंडिया स्कीम्स की शुरुआत 2017 में हुई। उसके अलावा NCGSS नेशनल कोड फॉर गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स, ये इसका ड्राफ्ट भी आया। उसके बाद में 2 पॉइंट है जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट, उसकी शुरुआत की गई, फिट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद में लॉन्च ऑफ NCOE नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इसकी भी शुरुआत की गई। और 2023 ये है पॉइंट जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या 2023 में भारत को नेशनल पॉलिसी की आवश्यकता है। देखो हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुए, भारत को उम्मीद थी 10 पदक एटलीस्ट हम पेरिस ओलंपिक में जीते, लेकिन हमने पदक जीते सिर्फ 7, उसमें भी गोल्ड मेडल हमें नहीं मिला। तो भारत की अब तक की स्पोर्ट्स पॉलिसीज़, खासकर जो लास्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2001, क्योंकि 2007 की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसका केवल ड्राफ्ट आया था, वो लागू नहीं हुई। तो अभी हमारे पास लगभग 23 साल पुरानी स्पोर्ट्स पॉलिसी चल रही है। अब उस समय भारत इतना कैपेबल नहीं था इक्विपमेंट पे, कोचेज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर न्यूट्रिशन पे, हर चीज़ में। लेकिन आज हम कंफर्टेबल हैं इन चीज़ों में, अब हम कंफर्टेबल हैं, तो क्या हमें अब स्पोर्ट्स पॉलिसी ज़रूरत है बदलने की? तो बिल्कुल ज़रूरत है। हो सकता है जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, हमें पूछ लिया जाए कि आप क्या ऐसे मेजर मानते हैं जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में चेंज किए जाने चाहिए, या नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम इसके लेकर भी तैयार रहना चाहिए। हम अभी तक हम खुद अपने आप से हमने जो बातें की, हम उन्हीं में देख सकते हैं कि यही पॉइंट्स एटलीस्ट अगर हम 2023-24 या 25 में अगर नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आती है तो उसमें अगर ये पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं तो बाकायदा हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बेहतर होगी और खेलों में हमारा जो प्रदर्शन है वो सुधरेगा। तो इस तरीके से ये एक चार्ट था जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से भारत में स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ जो है उनकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 1951 में फर्स्ट एशियाड गेम्स हुए, 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई, उसके बाद में एशियाड गेम्स हुए भारत में, ठीक है। भारत में एशियाड गेम्स हुए
उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की स्थापना है। उसके बाद में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसमें है 1954 की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो सबसे पहली थी। उसके बाद में 1992 की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो दूसरे नंबर की होगी, और फिर तीसरे नंबर की 2001, और फिर चौथे नंबर की 2007। इनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 2011 का ये एक बार इम्पोर्ट इस पर नज़र रख सकते हैं, और इसके बाद में यूथ पॉलिसी पे, और उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, फिर 2017 में खेलो इंडिया स्कीम, और फिर टीटीएम मूवमेंट 2019, और इसमें 2023 में, मतलब 2023 तक का जो है ये 2023 का आर्टिकल है, तो इस वजह से इसलिए वो हम 2024 कर सकते हैं कि 2024 में क्या भारत को स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हमने देखी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हमने क्या क्या बात कर ली है अभी तक, ये हमारे कुछ पॉइंट। और इसके बाद हमने पांचवा देखा डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिसीज़। तो यहाँ तक की बात थी, ये हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, और वो है 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो भारत की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी थी। अब इसको हम थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं, क्योंकि ये मेजर वही पॉइंट्स है जो मैंने अभी तक बात की है, बस हमें टू द पॉइंट याद रखना है, और वो में जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है। इसका उद्देश्य था भारत में खेल विकास और संवर्धन के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। खेल डेवलपमेंट और संवर्धन मतलब प्रमोशन, ओके। उसके बाद में इसे देश में खेल के मानक को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। मानक मतलब खेलों की जो स्टैंडर्ड है उनका डेवलपमेंट करने के लिए इसको बनाया गया। उसके बाद में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मजबूत किया गया। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE, उसमें इसको और मजबूती दी गई कि इसके कुछ पॉइंट्स को ऐड किया गया कि हाँ, हम शारीरिक शिक्षा और खेल शिक्षा और उसके अलावा जो शिक्षा है उसको एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इसकी कुछ सिफारिश है जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा, तो रूरल डेवलपमेंट, ये हमने आपको याद होगा, तो अभी हमने जो 5 ईयर प्लान है उनमें भी हमने देखा था कि रूरल डेवलपमेंट जो है एक 5 ईयर जो प्लान था उसका मोटिव था। उसके बाद में खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार प्रदान करना, पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा और खेल को शामिल करना, प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना, खेल उद्योग, यहाँ पे खेल उद्योग से तात्पर्य स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज जो है उसको बढ़ावा देना। उसके अलावा खेल संगठनों के बीच समन्वय, मतलब जो खेल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बीच में समन्वय किस तरीके डेवलप किया जाए। उसके बाद खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना, मतलब खिलाड़ियों को रोजगार देने की प्रयास इसमें किए जाने थे। उसके अलावा खेल बुनियादी ढांचा और खेल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये मेजर पॉइंट थे 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी। ये तो हमने पहले भी बात कर ली, 5 फैक्टर जो हमने बताया था उसमें। बस हमें एक बार ये और देखना था कि हाँ, इसकी ये सिफारिशें 10 सिफारिशें हैं, 10, और पहले हमने 5 बात कर ली, 15 हमारे पास सिफारिशें हो गई हैं। 15 तो स्पेस ही नहीं आता 5 नंबर में, मतलब हमारे पास ज़्यादा पॉइंट होंगे अपने स्पेस से भी। तो अगर हमें सिर्फ 1, 2, 4 पॉइंट भूलते भी हैं तो भी हमारे पास अच्छे पॉइंट होंगे कि अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो ये थी 1984 की भारत की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी। उसके बाद में 1982 स्पोर्ट्स पॉलिसी। 1984 की नीति के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 1992 में राष्ट्रीय खेल नीति 1992 के रूप में एक कार्य योजना तैयार की गई थी, और इसे हम बोलते हैं भारत की खेल नीति 1992। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके 4 पॉइंट हैं, 4 भाग हैं, इन्हें हमें टू द पॉइंट याद करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स पॉलिसी होगी उसमें कुछ उसके मेजर पार्ट्स होंगे, मेजर सेक्शन होगा, मेजर की फैक्टर होंगे, उनको तो हमें याद करना है। बाकी पॉइंट हम लिख सकते हैं जनरल स्पोर्ट्स पॉलिसी के भी। तो इसलिए हमें ये 4 याद करने हैं। इसमें सबसे पहला है जो अंडरलाइन हमने कर रखे हैं, सकारात्मक वातावरण, मतलब स्पोर्ट्स को लेकर जो एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट उसको बढ़ाओ। देखो हमें पता है भारत खेलों में, अभी मूवी भी आई 1-2, उसमें भी हमने देखा। उसके बाद जिसमें एक कोट था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है खेलों को लेके बनाया गया, वो कहीं ना कहीं भारत के खेलों में पिछड़ेपन का भी कारण है। तो सरकार ने कोशिश की 1992 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में कि जो वातावरण हमने बना रखा है, ये जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है खेलों को लेके, उसको सबसे पहले तो पॉजिटिव बनाओ खेलों को लेके।
लोगों को जागरूक करो, बताओ कि खेलों से ये प्रॉफिट है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉफिट है। उसके बाद में सरकार ने हमने देखा कि नौकरियों में आरक्षण देना शुरू किया, उसके अलावा कुछ धनराशि भी देना शुरू की, ज़मीन वगैरह भी दी, आवंटित करना शुरू की, और नौकरियाँ और आरक्षण, ये सारी चीज़ें शुरू की गई। तो कुल मिला के स्पोर्ट्स को लेकर, खास करके महिलाओं के लेकर जो नेगेटिव इम्पैक्ट था खेलों में, महिलाओं को लेकर के खेलों में एक नेगेटिव इमेज बनी हुई थी, उसको सुधारने के लिए और अन्य पॉइंट को कवर करने के लिए सरकार ने कोशिश की कि सकारात्मक वातावरण बनाओ खेलों को लेकर सबसे पहले। ओके, उसके बाद में खेल आधार का विस्तार करना। खेल आधार से यहाँ तात्पर्य है स्पोर्ट्स बेस ब्रॉड करना या फिर ब्रॉडिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, एक तथ्य की बात मैं बताऊं कि लगभग 1991-92 इससे पहले तक हम जब देखेंगे यात्रा अपनी, क्योंकि हमारे खेलों हमें दिया हुआ है कि भारत का ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाड, इसमें प्रदर्शन, तब हम देखेंगे कि इन चारों ही खेलों में इस टाइम से पहले तक भारत को सिर्फ हॉकी, उसके बाद में एक पदक पैरालंपिक में स्विमिंग में था, उसके बाद में कभी पदक नहीं आया, जो भी मुरलीकांत पेटकर जी ने दिलाया भारत को, उनके ऊपर एक चंदू चैंपियन मूवी भी आई। उसके बाद में केडी जादव सर है रेसलिंग में, ठीक है, तो रेसलिंग में, और लिएंडर पेस जो थे वो 1996 में अटलांटा में उन्होंने कांस्य जीता था टेनिस में। तो ये तो एक्सेप्शंस है, बाकी मुख्य रूप से सिर्फ हॉकी में ही भारत को पदक मिल रहे थे। तो इसका मतलब क्या, हम भारत सिर्फ क्या हॉकी के भरोसे ही रहता? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए भारत सरकार ने कोशिश की कि सबसे पहले तो हमें खेलों को ब्रॉड करना पड़ेगा, खेलों का जो बेस है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में हम मेडल्स लाएं। तो इसलिए इस पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि खेलों के जो बेस है, आधार है, उसको विस्तृत करना। उसके बाद में खेल प्रतियोगिता और उसके मानकों में सुधार। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं या फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन है, स्पोर्ट्स कंपटीशन प्लस उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या करना, इम्प्रूव करना। इससे क्या मतलब है, तो आप समझ ही रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट। इससे सरकार का सीधा मतलब ये था कि खेलों में जो प्रतियोगिताएं हो रही है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को अच्छा करो, टफ करो, बट रैशनल करो, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, जीत हार उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में जो है खेलों में जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हमने अभी तो पढ़ लिए 1992 की स्पोर्ट्स पॉलिसी के। उसके बाद में खेल मैनेजमेंट, खेल प्रबंधन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, स्पोर्ट्स में जो भी मैनेजमेंट का काम है, या मैनेजमेंट से तात्पर्य समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, खिलाड़ियों के लिए पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो है ये भी हमने देखी जाए। तो कुल मिला के ना करते ये जो इसके पॉइंट्स थे 1984 के स्पोर्ट्स पॉलिसी के, उन्हें ही थोड़ा ब्रॉड किया गया और उनको 4 पॉइंट्स में बांटा गया। उसके अंदर सब पॉइंट्स डाले गए जो मैंने आपको जो भी बताया, ये सब पॉइंट्स बनाए गए, इनकी क्या ज़रूरत थी और उनसे क्या प्रभाव हुआ वो हम देख सकते हैं इस तरीके से। ये 1992 की स्पोर्ट्स पॉलिसी। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया 2001। तो हम इसकी बात करें, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर ओलंपिक संघ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और राष्ट्रीय खेल संघ, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साझे उद्देश्यों को ठोस रूप से प्राप्ति करने तथा खेल में ब्रॉड बेसिंग और उत्कृष्टता प्राप्त करने, एक्सीलेंसी, इनके उद्देश्य से नीति जारी की गई। तो इस नीति के ये 2 पॉइंट है मेजर। 1992 वाली पॉलिसी के मेजर पॉइंट्स क्या थे, वो थे ये 4: सकारात्मक वातावरण, खेल आधार, खेल प्रतियोगिता और उसके मानकों में सुधार। ओके, ये 2 बेस पॉइंट्स थे इस पॉलिसी के। और इसमें और बेस पॉइंट क्या था कि इसमें सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार, इन दोनों ने मिलके IOA और राष्ट्रीय खेल संघों के साथ, मतलब 4 हितधारक होंगे, 4 पार्टनर्स होंगे, ठीक है। कौन कौन सा पार्टनर है हमें देख रहे हैं 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी। पहला पार्टनर उसमें सेंटर, दूसरा स्टेट या फिर स्टेट्स, तीसरा IOA और चौथा नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस और फेडरेशंस। ये 4 कौन है, एक्टर्स। इन चारों ने मिलके स्पोर्ट्स का विकास करने के लिए 2 रूल या फिर 2 ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए। उसमें कौन सा था,
ब्रॉड बेसिंग और एक्सेलेंस। तो ये 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में पूछा जा सकता है कि उसके की एक्टर्स कौन थे। तो ये 4 थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ब्रॉड बेसिंग एंड एक्सेलेंसी, ठीक है, ये बात थी। खेल और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य, सौहार्द और मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो युवा विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसकी मान्यता ये थी कि खेल और शारीरिक शिक्षा ये दोनों ही जो है वो स्वास्थ्य, सौहार्द और मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा इनको बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। तो हम कोशिश करें कि इनको बढ़ावा दें। उसके बाद में पॉइंट, राष्ट्रीय खेल नीति का उद्देश्य खेल मानकों को बढ़ावा देना, जो स्टैंडर्ड से उनको बढ़ावा देना, और खेल और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करना। तो जो एजुकेशन करिकुलम है, ठीक है, जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें या फिर जो सिलेबस है स्पोर्ट्स का, उसमें शामिल करने के लिए किसको, शारीरिक शिक्षा को शामिल करने के लिए प्रयास किया गया। उसके बाद में प्रयासों के बावजूद 1984 की नीति का क्रियान्वयन अधूरा था, जिसके लिए सुधार की आवश्यकता थी। संशोधित नीति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आधार, खेल और उत्कृष्टता प्राप्त करने पर केंद्रित है, जो हमने पहले बात कर ली जिस पॉइंट की, ओके। उसके बाद में ये ग्रामीण खेलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देना, 1984 के जो पॉलिसी थी उसका भी ऑब्जेक्टिव था। तो एक स्पोर्ट्स पॉलिसी का अगर एक ऑब्जेक्टिव, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी अगले वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि पहली ऑब्जेक्टिव किसी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव आगे तो उसको अचीव कर लिया जाएगा। जब उसको अचीव नहीं किया जाता तभी तो उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो पहली 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का विकास करें। विकास हुआ भी, लेकिन उस स्तर तक नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने इसको वापस पॉइंट बनाया, जो हमारी तीसरी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 उसमें, ओके। उसके अलावा अव्यक्त प्रतिभा मतलब जो प्रतिभा भी दिखी नहीं, अनआइडेंटिफाइड जो टैलेंट्स है उनका दोहन करना, दोहन करने से तात्पर्य उनको यूटिलाइज करना, उनके टैलेंट को यूटिलाइज करना, और महिलाओं की भागीदारी, विमेन पार्टिसिपेशन, उसको प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। शिक्षा के साथ एकीकरण, इंटीग्रेशन, बुनियादी ढांचे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राथमिकता और प्रतिभा पहचान के माध्यम से उत्कृष्टता, एक्सीलेंसी प्राप्त करना इसके प्रमुख पहलू थे। ये इसकी थ्योरी है। हम आगे देखते हैं कि इसके कुछ सिफारिश है टू द पॉइंट, जिसमें हमने बात कर ली पहले ही, कौन सा, ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स। दूसरा, शिक्षा के साथ खेल का अनिवार्य एकीकरण, की इस बार तो खेलों को शिक्षा के साथ एकीकरण करेंगी। हम देखते हैं, यहाँ पे देखा हमने कि जो भारत में खेल संस्कृति का विकास है, वहाँ से हम देख रहे हैं कि सरकार ने कोशिश की कि खेलों के अंदर जो है उसमें कुछ नीतियाँ आई शिक्षा नीतियों में। तब से इतनी कोशिश जारी थी, लेकिन वो उस लेवल तक अचीव नहीं किया सरकार नहीं कर पाई। इसलिए उसने कोशिश की कि 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, एटलीस्ट इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में तो इस चीज़ को हमें अचीव करना ही है, और उसी के लिए सरकार ने प्रयास भी किए। तो हम बात करें 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी, ओके। इसकी सिफारिश है, खेल के बुनियादी ढांचे का विकास, खेलों में उत्कृष्टता लाओ, उसके अलावा राष्ट्रीय खेल महासंघ और अन्य खेल निकायों को सहायता प्रदान करना, क्योंकि हमने देखा कि एक्टर्स में एक ये भी थे, एसोसिएशंस भी, तो इनको भी आप सहायता दोगे तभी स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक बैकअप, तो दिस इज योर RAS 2021 का पॉइंट, इसको एक्सपेंड हमें करना है, जो हम आगे करेंगे। ये क्या था क्या नहीं, तो वैज्ञानिक बैकअप प्रदान करना, तो नाम से पता चल रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर प्रदान करना, वर्टिकल या फिर टेम्पर, या फिर जैसे बोलते हैं साइंटिफिक बैकअप प्रदान करना खिलाड़ियों को। उसके अलावा खेल उपकरण प्रदान करना, कोच रेफरी अंपायर, इनके प्रशिक्षण और विकास की व्यवस्था करना। उसके अलावा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करना। ये 9 पॉइंट है, मेजर 9 पॉइंट्स, 9 से ज़्यादा है बिल्कुल। खेल और पर्यटन का एकीकरण, तो पहले 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में हमने क्या देखा था, खेल उद्योग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देना। और इस बार हम क्या देख रहे हैं, खेल और टूरिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद में खेल के लिए अत्याधुनिक संसाधन बनाए, मतलब जो मॉडर्न, जो लेटेस्ट जो रिसोर्सेज है स्पोर्ट्स के लिए, उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है। उसके अलावा खेलों में महिलाओं, आदिवासियों और ग्रामीण युवाओं, उनकी भागीदारी बढ़ाना। खेल संवर्धन मतलब स्पोर्ट्स प्रमोशन, उसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को शामिल करना। यहाँ आप JSW उदाहरण डाल सकते हो ताकि आपको एक पॉइंट हमेशा याद रहे। JSW जिंदल स्टील वर्क्स, ये भारत में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको, जैसे हमने देखा इंडियन क्रिकेट टीम पे पहले सहारा था, बीच में बाइजू लिखा गया, तो वो इसको जर्सी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और ये जर्सी से स्पॉन्सर। उसी तरह JSW जो वो भी भारतीय खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खासकर क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स इंडिया में, उनको स्पॉन्सर कर रहा है फाइनेंशियली और बाकी रिसोर्सेज के तौर पर
JSW, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। उसके अलावा खेल संवर्धन में कॉर्पोरेट क्षेत्र को शामिल करना, तो ये दोनों सेम पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने 13 पॉइंट्स की बात की स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि अभी हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 जो है वही काम कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2007 की स्पोर्ट्स पॉलिसी का सिर्फ ड्राफ्ट था, उसको लागू नहीं किया गया, तो अभी ये लागू है अभी, ठीक है। फिर से हम देख सकते हैं कि 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी थी इंडिया की, उसमें ये 4 की पॉइंट्स हम देखे, सेंटर, स्टेट, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और NSP मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, NSF सॉरी, ठीक है, NSF ये 4 एक्टर्स थे और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रॉड बेसिंग एंड एक्सेलेंसी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि खेल मानकों को बढ़ावा देना और शारीरिक शिक्षा को शिक्षा पाठ्यक्रम में एकीकृत करना, ये इसका प्रयास था। उसके बाद में उत्कृष्टता प्राप्त करना, व्यापक आधार भी इसका उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, व्यक्त प्रतिभा मतलब जो अनआइडेंटिफाइड टैलेंट्स है उनका यूज़ करना, यूटिलाइज करना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। उसके बाद में शिक्षा के साथ एकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, प्राथमिकता और प्रतिभा पहचान के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करना भी इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू रहे। उसके बाद में ये मुख्य रूप से इसकी जो बेसिक सिफारिशें थी वो रिकमेंडेशंस जो थी, रिकमेंडेशंस उसकी बात हमने की, ठीक है, रिकमेंडेशंस उसकी बात की। क्या क्या? खेलों का आधार व्यापक करना, खेलों शिक्षा के साथ खेल का अनिवार्य एकीकरण, खेल के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, खेलों में उत्कृष्टता, राष्ट्रीय खेल महासंघ और अन्य खेल निकाय को सहायता प्रदान करना, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक बैकअप प्रदान करना, खेल उपकरण प्रदान करें, कोच, रेफरी, अंपायर उनके प्रशिक्षण और विकास की व्यवस्था करना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करना, ये इसके पॉइंट्स है। उसके नेक्स्ट हमने देखा खेल और पर्यटन को एकीकरण करना। 1984 के खेल उद्योग 1984 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में खेल उद्योग को एकीकृत करने की बात की गई और इसमें खेल पर्यटन को एकीकृत करने की बात की। खेलों के लिए अत्याधुनिक संसाधन बनाने की बात की। उसके अलावा महिलाओं, आदिवासियों और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई और कॉर्पोरेट क्षेत्र को शामिल करने की बात की, जिसमें मैंने JSW का एग्जांपल दिया। इस तरीके से भारत की 3 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी पूरी होती है। एक छोटी सी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2007 जिसका एक ड्राफ्ट हम देखते हैं बस। अभी ये पॉइंट बिल्कुल जो ज़रूरी था, वैज्ञानिक बैकअप पूर्ति कर, ठीक है, जो RS 2021 में साइंटिफिक बैकअप, इसका क्या मतलब है? मोटा मोटी मैंने बताया कि खेलों में साइंस के द्वारा मतलब वैज्ञानिक जो भी संसाधन हैं या प्रक्रियाएं हैं, स्टैंडर्ड है, उनको खेलों में शामिल करना ताकि खिलाड़ी उनको कम से कम चोट आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ड्यूरेशन बढ़े, न्यूट्रिशन को अच्छा मिले, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इसमें राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के दौरान, ठीक है, नेशनल कोचिंग कैंप्स, उनके दौरान खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस को बढ़ाने, किस किस के लिए? फिटनेस इंप्रूवमेंट, चोट से उबरना, रिहेबिलिटेशन, चिकित्सा की कमी से उबरने के लिए, मेडिसिन या फिर डॉक्टर्स की कमी से उबरने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजर्स आदि के रूप में वैज्ञानिक बैकअप पूर्ति प्रदान, मतलब बैकअप, उनको किसी खिलाड़ी को बैकअप देना कि वो जब भी आपको चोट हो या लग जाए कहीं पे या रिहेबिलिटेशन में आपको इशू आ रहे हैं, तब किस को? डॉक्टर, वैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजर, इनको अवेलेबल करवाना खिलाड़ी को, यही था वैज्ञानिक बैकअप, ये पूर्ति कर। इसके माध्यम से युवा एथलीटों के प्रदर्शन के मूल्यांकन, ठीक है, असेसमेंट और प्रोत्साहन, उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरण, जो विशिष्ट इक्विपमेंट्स हैं, उनको उपलब्ध कराए जाने की भी बात की गई। तो वैज्ञानिक पूर्तिकर क्या होता है कि राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस बढ़ाने, चोट से उभरने और चिकित्सा की कमी से उभरने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजर्स के रूप में वैज्ञानिक बैकअप प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से युवा एथलीटों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, DPT, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट स्थापित किए गए? इसमें एंथ्रोपोकेमिस्ट, जैव यांत्रिकी, पोषण, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, शक्ति और कंडीशनिंग, ये कुछ डिपार्टमेंट्स डेवलप किए गए कि भाई ये इस क्षेत्र में किस खिलाड़ियों को बैकअप की जरूरत हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा। उसके बाद में ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया 2021 की स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई उसके बारे में। ओके, उसमें वही सेम पॉइंट्स, ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स, अचीवमेंट ऑफ एक्सेलेंसी, अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट ऑफ टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड अदर स्पोर्ट्स बॉडीज। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइंटिफिक एंड कोचिंग सपोर्ट, ओके, और स्पेसिफिक इंसेंटिव्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स, एनहेंस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड रूरल यूथ, ये कुछ पॉइंट्स इसमें दिए गए।
उसके बाद में इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन स्पोर्ट्स प्रमोशन, उसके अलावा प्रमोट स्पोर्ट्स माइंडेडनेस अमंग द पब्लिक एट लार्ज, ये सारी बातें इन्हें की। तो यहाँ तक हमने 3 पॉलिसीज़ की बात कर ली है, 1984, 1992 और 2001। तीनों के अलग अलग पॉइंट थे, अलग अलग टाइम था, कुछ पॉइंट जो सब में सेम थे, कुछ पॉइंट जिन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया उन्हें हमें बस याद रखना है। और बाकी की जो लास्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी वो भी हम देख लेते हैं। भारत की खेल नीति 2007, तो इसका उद्देश्य था हितधारक भागीदारी के साथ भारत के खेल ढांचे को प्रभावशीलता और समावेशिता को बढ़ाना। इसके 2 पॉइंट ये हैं, खेल ढांचे की प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिवनेस समावेशिता उसको बढ़ावा देना। इसके 2 पॉइंट ये हैं, ठीक है। इंक्लूसिवनेस इसको बढ़ावा देना, ये इसमें स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक लाभ और राष्ट्रीय गौरव को देखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। कि यहाँ तक की बात ही, अब स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के साथ ही हम कोशिश करें कि देश का भी डेवलपमेंट हो, देश के वर्ग का डेवलपमेंट हो, खुद खिलाड़ी का डेवलपमेंट हो, खिलाड़ी का पर्सनल, इंटरपर्सनल, व्यक्तिगत, अंतर्व्यक्तिगत, उसके अलावा सामाजिक, सामुदायिक डेवलपमेंट भी, उसकी वजह से कैसे देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का विकास हो, वो सारी चीज़ें इस पॉलिसी में देखी गई थी। ओके, यहाँ तक कि हमने बात की, इसमें हितधारक भागीदारी के साथ भारत के खेल ढांचे की प्रभावशीलता और समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक लाभ और राष्ट्रीय गौरव को देखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। उसके बाद में नीति के लिए केंद्र और राज्य सरकार, उसके साथ साथ सरकार और खेल संगठनों, उनके बीच जिम्मेदारियों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है। खेल को दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना, लाइफ स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बनाना, उसके अलावा व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक सामंजस्य, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पर इसके सकारात्मक प्रभाव को पहचानने और व्यक्तियों के बीच सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इस तरीके से 2007 की स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, ये हमने देखी है, ठीक है। क्या क्या देखा हमने इसमें, भागीदारों के साथ में इसके 2 पॉइंट थे, खेल ढांचे को प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो, और समावेशिता को बढ़ावा देना वो कैसे होगा, तो वो होगा स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक लाभ और राष्ट्रीय गौरव, इन सभी को समग्र दृष्टिकोण मतलब इनको एक साथ देखने से ये पॉसिबल होगा। उसके बाद में नीति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सरकार और खेल संगठनों के बीच जिम्मेदारियां को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है। खेल को दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने, व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक सामंजस्य, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पर इसके सकारात्मक प्रभाव को पहचानने और व्यक्तियों के बीच सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता थी। उसके बाद में यहाँ तक हमने बात की। अब मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। हमने बात की, ये पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी होगी हमारी, ये दूसरी स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये होगी हमारी तीसरी स्पोर्ट्स पॉलिसी, एंड ये है चौथी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो लागू नहीं हुई। तो पहली बताओ 1984, दूसरी 1992, तीसरी 2001, चौथी 2007। यहाँ तक की बात करी, ये स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ का डेवलपमेंट हुआ। अभी एक पॉइंट और हम देखेंगे, वो है वैल्यू एडिशन। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 2005 को खेल और शारीरिक शिक्षा का वर्ष के रूप में मनाया। इसको हम ऐड कर सकते हैं 2007 की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो थी, कि कहीं ना कहीं उसका ड्राफ्ट इसलिए और जल्दी लाया गया, उसको कोई कुछ पॉइंट्स जोड़े गए क्योंकि 2005 में ऐसा हुआ। उसके बाद विश्व बैंक की 2007 की रिपोर्ट विकास और अग्रणी अगली पीढ़ी, उसमें युवा लोगों में निवेश के महत्वपूर्ण महत्व जो या फिर उनके महत्व पर जोर देती है, क्योंकि वे भविष्य के कार्यबल, व्यापार मालिक, माता पिता, नागरिक और क्या है, नेता है। ये 2 वैल्यू एडिशन के लिए हमने आपके लिए दिया है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली। अभी ये हमने देखा, अगली क्लास में हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे। तब तक आप PDF को ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए जो भी आपको ठीक लगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से की है, स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया वो कंप्लीट किए। अगले लेक्चर में हम एक बार इनका ब्रीफ रिव्यू लेंगे, उनको थोड़ा सा वापस रिवाइज करेंगे। उसके बाद में राजस्थान स्पोर्ट्स जो है, राजस्थान की स्पोर्ट्स पॉलिसी उनके बारे में देखेंगे। इस तरीके से हमारे पोर्शन का जो मेजर जो है पॉइंट कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और RSSC देखेंगे, दोनों को साथ देखेंगे और स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के साथ ही देखेंगे, ताकि दोनों आपस में लिंक जहाँ है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम कवर कर सके। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। राइज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।